लोग को मिल जाएगा, कल हम सॉल्यूशन भेज देंगे। अपने हिसाब से क्वेश्चन देख लो, एक बार लिख लो, खुद से थ्योरी तुम जो पढ़े हो उस हिसाब से तुम कैसा आंसर लिख सकते हो। हम एक सॉल्यूशन भेज देंगे, उस सॉल्यूशन या आंसर से मैच कर लो, तुम जो लिखे हो सही लिखे हो, गलत लिखे हो, बढ़िया आंसर क्या है वगैरह वगैरह। मतलब इसमें होगा क्या, एक बहुत छोटा सा बात तुम लोगों को बोलेंगे हम। सीबीएसई जो है वो पब्लिश की है कि यस, फिर से बोलो, क्या बोला? केवल सीबीएसई के सैंपल पेपर को फॉलो करो, है ना। और एक बहुत आराम से, हाँ हिलाना नहीं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, जेई मेंस और सीबीएसई बोर्ड का लेवल सिमिलर करते जा रहा है। हम बार बार बोलते हैं, जिस तरह का सीबीएसई का सैंपल पेपर अभी जो नया है वो सबको देखना थोड़ा ध्यान से, हम तो ये पता चलेगा कि जेई मेंस सीबीएसई बोर्ड का लेवल जेई मेंस के बराबर करते जा रहा है। तो तुमको बोर्ड में भी अच्छा मार्क्स लाने के लिए बढ़िया से सलीके से पढ़ना पड़ेगा। पहले क्या होता था, पहले हम 10-15 को डेरिवेशन बता दिए, ये कर लेना जी, बच्चा लोग करके जाता था, बढ़िया एकदम मस्त 90+ मार्क्स ले आता था। खाली एकदम सेलेक्टेड टॉपिक बता दिए, वही सब टॉपिक आ जाता था, बढ़िया मार्क्स आ गया। अब तुमको हर टॉपिक को बढ़िया से डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्चुअली पढ़ना पड़ेगा, चीज़ों को समझते हुए पढ़ना पड़ेगा। खाली डेरिवेशन से मार्क्स नहीं उठाया जा सकता, या कन्वेंशनल क्वेश्चन से मार्क्स नहीं उठाया जा सकता है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। चलो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हम लोग का चैप्टर है ऑल्टरनेटिंग करंट, है ना। ऑल्टरनेटिंग करंट ध्यान से देखिएगा जी, दिव्यांशु समझेगा, है ना। तो चैप्टर ऑल्टरनेटिंग करंट में जो हमको सबसे पहला चीज पढ़ना है, जो हमको सबसे पहला चीज पढ़ना है ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझना, बहुत छोटा छोटा कॉन्सेप्चुअल चीज है। पहला टॉपिक है रूट मीन स्क्वायर ऑफ करंट। रूट मीन स्क्वायर करंट, ठीक है। देखो जी, सबसे पहले चीज समझो कि रूट मीन स्क्वायर ऑफ करंट है क्या, ये है क्या, बहुत ध्यान से समझो। हम लोग जब एसी जनरेटर पढ़े तो हम लोग ये देखें कि जो एसी जनरेटर जो करंट बनाता है या प्रोड्यूस करता है, उस करंट का जो वैल्यू होता है उसको इस फॉर्मूला से डिफाइन किया जाता है या फाइंड किया जाता है, Im sin ओमेगा टी, है ना। तो इससे क्या पता चलता है, समझो कि किसी भी इंस्टेंट पे अगर तुमको करंट का वैल्यू चाहिए तो उस इंस्टेंट को, उस टाइम को तुमको यहाँ पुट करना पड़ेगा। अलग अलग इंस्टेंट पे एसी करंट का वैल्यू अलग अलग आएगा, है ना। एसी करंट ऐसा करंट होता है जो समय के साथ अपना वैल्यू बदलता है। हम लोग ग्राफ देखे, जब एसी जनरेटर पढ़ रहे थे तो ग्राफ देखे किस तरह से एसी करंट अपना वैल्यू बदलता है समय के साथ। हम एक छोटा सा एग्जांपल देके थोड़ा बात को और इलस्ट्रेट करना चाहेंगे, जिससे और क्लियर हो जाएगा कि एसी करंट किस तरह से अपना वैल्यू बदलता है ना। समझो थोड़ा बात। सपोज करो ये कोई वायर है जी, बहुत ध्यान से देखना। सपोज करो ये कोई वायर है, इस पे कोई एसी करंट फ्लो हो रहा है ना। तो अगर इस पे एसी करंट कोई फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, सपोज इस पॉइंट का नाम ए देते हैं, इस पॉइंट का नाम बी देते हैं। सपोज करो इस पे एसी करंट फ्लो होना चालू हुआ, किसी इंस्टेंट में एसी करंट का वैल्यू है 0।
0 से बढ़ रहा है एसी करंट का वैल्यू 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 ऐसे करके धीरे धीरे समय के साथ बढ़ रहा है। 0 से बढ़ के 1 हुआ, 1 से बढ़ के 2 हुआ, इसी डायरेक्शन में 2 से बढ़ के 3 हुआ। ध्यान देना एकदम लगातार बढ़ता है, सीधे 2 से 3 नहीं हो जाएगा, है ना। 2.001, 2.002 ऐसे धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, बढ़ के 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 हो गया। अब जैसे समझो बात को, करंट इधर फ्लो हो रहा है और करंट 0 से बढ़ते बढ़ते 5 हुआ, अब फिर 5 से घटते घटते 0 हो जाएगा। क्या बोले, समझ में आया? करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है जी, 0 से बढ़ते बढ़ते करंट देखना, इस चीज को बहुत ध्यान से समझो जो हम बता रहे हैं कि एसी करंट किस तरह से किसी भी, इधर आओ, इधर आओ, इधर आ जाओ यार, आराम से आना है ना। इधर आओ दिव्यांशु, इधर आओ, हाँ उधर वहीं, अच्छा ठीक ठीक ठीक। चलो सुनो, एसी करंट क्या होता है, कैसे फ्लो होता है, देखो बहुत ध्यान से। 0 से 0 करंट था, करंट का वैल्यू 0 था, 0 से धीरे धीरे बढ़ना चालू हुआ, इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन समय के साथ बढ़ रहा है। 0 से बढ़ते बढ़ते 5 पहुंचा, जैसे 5 पहुंचा ना, अपना पीक वैल्यू अटेन कर लिया, उसके बाद धीरे धीरे घटना चालू हो जाएगा। 5 से फिर घटते घटते 4, 3, 2, 1, 0 हो जाएगा। फ्लो इसी डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन वैल्यू घट रहा है। जैसे 0 दोबारा से हुआ, करंट अपना डायरेक्शन बदल लेगा, और फिर इस डायरेक्शन में करंट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, 0 हुआ, फिर से अपना डायरेक्शन बदल लेगा। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? यानी करंट जो है भैया एक डायरेक्शन में धीरे 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 बढ़ता है, मैक्सिमम वैल्यू पे गया। मान लो ये 0 था, 0 से बढ़ते बढ़ते 5 तक गया, फिर 5 से घटते 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 0 पे आया, फिर डायरेक्शन है बदल लिया, जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया। फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ते 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 मैक्सिमम 5 तक आया, है ना। माइनस लिख देते हैं, माइनस मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में। फिर -5 से घटते 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 0 पे आया, फिर डायरेक्शन बदल लिया, फिर उस डायरेक्शन में 5, 0, ये प्रोसेस चलता रहता है। इस तरह से एसी करंट फ्लो होता है। बात समझ में आ रहा है? तो अब एक चीज देखो, अगर सपोज हम किसी एसी करंट को किसी रजिस्टर में फ्लो कराएं, मान लो कोई एक हीटर का कॉइल है या कोई बल्ब है या कोई रजिस्टर है, सपोज करो ये एक रजिस्टर है, सपोज इस रजिस्टर में हम किसी एसी करंट को फ्लो कराते हैं और इस रजिस्टर के रेजिस्टेंस का वैल्यू R है, सपोज करो हम इसको T टाइम तक फ्लो कराते हैं। अच्छा पहले एक काम करते हैं, इस पे हम एक DC करंट फ्लो कराते हैं, सपोज करो कुछ भी अमाउंट का होगा, सपोज 2 एम्पियर अमाउंट का एक करंट है जो कि R रेजिस्टेंस में T टाइम तक फ्लो हो रहा है। अगर हम तुमसे पूछे बताओ 8, देखो सपोज करो कोई भी रजिस्टर है, इस रजिस्टर में कोई कांस्टेंट करंट हम फ्लो करा रहे हैं, कोई डीसी करंट फ्लो करा रहे हैं, और हम तुमसे पूछे ये बताओ कि टी टाइम में इससे कितना हीट रिलीज होगा। तो हमको पता है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 10th क्लास में भी पढ़े हैं कि जो हीट निकलता है उसका फॉर्मूला होता है I²RT, ये फॉर्मूला होता है ना। अगर हमको सब चीज़ का वैल्यू पता है, हमको करंट का वैल्यू पता है जी, हमको रेजिस्टेंस का वैल्यू पता है, कितने समय तक फ्लो कराया जा रहा है, सारा वैल्यू हम रख देंगे तो हमको हीट पता चल जाएगा। थोड़ा ध्यान देना बात पे, है ना। लेकिन अगर हम सेम रजिस्टर में कोई एसी करंट फ्लो करा रहे हैं, सपोज हम 2 मिनट तक फ्लो कराएं या मान लो 5 सेकेंड तक फ्लो कराएं हम एसी करंट को, और हमको अब फाइंड करना है कि एक एसी करंट 5 सेकेंड तक फ्लो हुआ तो कितना हीट रिलीज हुआ, सपोज हमको ये फाइंड करना है। तो एसी करंट का जब हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे आई की जगह, तो कौन सा वैल्यू पुट करेंगे? एसी सेकेंड तो हर समय अपना वैल्यू बदल रहा है। अगर हम 2 सेकेंड का ड्यूरेशन में देखें तो एसी करंट कितना वैल्यू चेंज कर लेगा, अपना 1000, 10,000, लाख कितना वैल्यू चेंज कर लेगा, कहना मुश्किल है। कौन सा वैल्यू पुट करेंगे हीट निकालने के लिए? बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? अगर एक डीसी करंट है, ऐसा करंट जिसका वैल्यू फिक्स्ड, हम सीधे उसका वैल्यू रखें, हीट निकाल लिए। लेकिन अगर एसी सेम टाइम तक हम किसी एसी करंट को फ्लो करा रहे हैं, तो हम उस एसी करंट को फ्लो कराने पे जो हीट रिलीज हो रहा है वो कैसे फाइंड करेंगे, है ना। बात समझना यहाँ पे। तो एक बात समझो यहाँ पे कि एक छोटा सा बात बोलते फिर हम डेफिनेशन पे आएंगे, है ना,
कि अगर हम किसी एसी करंट को हम छोटा आई से डिनोट करते हैं इन जनरल, और डीसी करंट को कैपिटल आई से डिनोट करते हैं इन जनरल। अब समझो बात, अगर हम किसी एसी करंट को किसी रजिस्टर में टी टाइम तक फ्लो कराते हैं, उससे जो हीट निकलता है, ठीक है, सपोज करो हीट निकल गया 100 जूल, एक एग्जाम्पल, उतनी ही देर तक हम अगर किसी डीसी करंट को फ्लो कराएं, फिर से हम बोल रहे सुनना, एक एसी करंट को हम फ्लो कराएं 10 सेकेंड तक, सपोज करो टाइम कितना है मेरे पास जी 10 सेकेंड, एक एसी करंट को हम 10 सेकेंड तक एक रजिस्टर में फ्लो कराएं, 100 जूल एनर्जी रिलीज हुआ। एक एसी करंट को 10 सेकेंड तक एक रजिस्टर में फ्लो कराएं, 100 जूल एनर्जी रिलीज हुआ। अब सेम एनर्जी रिलीज कराने के लिए किसी डीसी करंट को अगर हम उस पर फ्लो कराएंगे, सपोज करो कि हमको सेम एनर्जी सेम टाइम तक फ्लो कराने पे सेम एनर्जी रिलीज कराने के लिए 10 एम्पियर का डीसी करंट फ्लो कराना पड़ा। सेम मतलब जितना एसी करंट हीट रिलीज किया उतने ही टाइम पे उतने ही हीट रिलीज करने के लिए जितने अमाउंट के डीसी करंट को फ्लो कराना पड़ता है, डीसी करंट के उस अमाउंट को उस एसी का आरएमएस वैल्यू कहते हैं। यानी एक एसी करंट जितना हीट रिलीज किया उसी के बराबर हीट जितना डीसी करंट रिलीज कर पाता है, उस डीसी करंट को उस एसी करंट का आरएमएस वैल्यू कहते हैं। बात समझ रहा है? जुड़वा भाई टाइप का, मतलब एसी करंट जितना हीट रिलीज कर रहा है किसी टाइम ड्यूरेशन में, उतना ही हीट उतना ही टाइम ड्यूरेशन में जो डीसी करंट रिलीज कर पा रहा है, उस डीसी करंट के उस वैल्यू को उस एसी, क्योंकि उस एसी के बराबर का हीट रिलीज कर रहा है ये डीसी करंट, इसलिए उस एसी का आरएमएस वैल्यू कहते हैं इस डीसी करंट को। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? एक एसी करंट हम फ्लो कराएं एक सर्किट में 10 सेकेंड तक 100 जूल एनर्जी रिलीज किया, तो अगर कोई एक डीसी करंट है सपोज करो 10 एम्पियर, उसको भी हम 10 सेकेंड तक उसी रजिस्टर से पास कराएं तो सेम हीट 100 जूल का रिलीज कर दिया, तो जो 10 एम्पियर करंट है ना, उसको हम उस पहले वाले एसी करंट का आरएमएस वैल्यू कहेंगे, क्योंकि उसके बराबर हीट रिलीज कर रहा है वो। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? तो अगर हमको किसी एसी करंट का आरएमएस वैल्यू पता है कि एसी करंट के बराबर वैल्यू का हीट रिलीज करने वाला डीसी करंट, आरएमएस वैल्यू का मतलब क्या हुआ? एसी करंट के बराबर वैल्यू का हीट रिलीज करने वाला डीसी करंट का वैल्यू अगर हमको पता है, तो हमको एसी करंट के द्वारा रिलीज्ड हीट अगर फाइंड करना होगा, तो हम उसके द्वारा रिलीज्ड हीट फाइंड करने के लिए उस एसी का आरएमएस वैल्यू पुट कर देंगे। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, है ना? तो इस तरह से एसी करंट का आरएमएस वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी जगह पे जब हमको कैलकुलेशन करना होता है ना, हम लोग के घर में एसी करंट आता है जी, अगर हम किसी भी हीटर में एसी करंट फ्लो कराते हैं या किसी रजिस्टर में एसी करंट फ्लो कराते हैं और हमको फाइंड करना है कि इतना टाइम में कितना हीट रिलीज कर रहा है, तो हम एसी करंट का वैल्यू थोड़े रख नहीं सकेंगे, हमको उस एसी करंट का आरएमएस वैल्यू रखना पड़ता है, यानी उसके बराबर हीट रिलीज कर सकने वाले डीसी करंट के वैल्यू को रखना पड़ता है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो ये निकालना पड़ता है कि एक्चुअली में किसी भी एसी करंट का आरएमएस वैल्यू क्या होता है, ये फाइंड करने का एक तरीका है, वो हम लोग फाइंड करेंगे, देखेंगे। लेकिन फिजिकली बात समझ में आ रहा है ना कि आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी करंट क्या होता है? डीसी करंट का वो वैल्यू जो उस एसी करंट जिसका आरएमएस हम फाइंड कर रहे हैं, उस एसी करंट के बराबर हीट रिलीज कर सके। समझ में आ गया बात क्या बोल रहे हैं? किसी को दिक्कत नहीं? समझ गया ना? अब आगे बढ़ते, समझो, हम फिजिकली समझें कि आरएमएस किसी भी एसी करंट का आरएमएस वैल्यू क्या होता है। आरएमएस क्या हुआ? रूट मीन स्क्वायर, है ना? अब देखो समझो बात को, जिस तरह से इसका नाम है ना, हम लोग क्या देखे हैं कि एसी करंट जो होता है वो IM sin ओमेगा टी होता है। जो नाम है इसका बहुत ध्यान से देखना, हम पूछेंगे, है ना आनंद? ठीक, जो नाम है देखो, रूट मीन स्क्वायर करंट, तो किसी भी एसी करंट का समझो बात को, किसी भी एसी करंट का रूट
मीन स्क्वायर ऑफ एसी करंट। जैसे नाम है, पहले क्या डालें, रूट, फिर मीन, फिर स्क्वायर ऑफ एसी करंट। अगर हम ऐसा कर दें, जिस सीक्वेंस में नाम है, रूट डालो, मीन डालो, स्क्वायर डालो, करंट डाल दो। जब ऐसा करने से उस करंट का, उस एसी करंट का आरएमएस वैल्यू मिल जाता है। आरएमएस वैल्यू मतलब उसके बराबर हीट रिलीज कर सकने वाले डीसी करंट का वैल्यू, उस एसी करंट के बराबर हीट रिलीज कर सकने वाले डीसी करंट का वैल्यू। कैसे फाइंड करते हैं, रूट मीन का मतलब क्या, एवरेज है ना। मीन को हम लोग ऐसे ही 10 क्लास में मीन निकालते थे ना, ऐसे एक्स के ऊपर ऐसे बार दिखाते थे मीन, है ना। तो क्या हो गया जी, रूट मीन स्क्वायर करंट। ठीक है, अब हमको करना क्या है, करंट हमको पहले से पता है, आई एम साइन ओमेगा टी होता है, उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो उसका स्क्वायर कर देंगे जी, तो आई एम का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अच्छा, किसी भी फंक्शन के मीन को ना, ध्यान देना, अलग अलग तरीके से अलग अलग बुक दिखाता है, लेकिन अगर कोई फंक्शन है, जैसे मान लो साइन ओमेगा टी, एक फंक्शन है ना जी, किसी भी फंक्शन के मीन को इस तरह से भी दिखाया जाता है। ठीक है, उसका मतलब क्या हो गया, उसका मीन, उसका एवरेज, है ना। तो हम यहाँ पे ये जो फंक्शन है ना, मतलब ये तो सबसे पहले हम स्क्वायर कर दिए, एसी करंट का स्क्वायर कर दिए, ठीक है, उसका मीन और रूट। इसमें कोई दिक्कत किसी को, डेरिवेशन भी आ सकता है, दिक्कत नहीं है ना। रूट कर दिए, मीन कर दिए, स्क्वायर कर दिए करंट का, तो मैं समझ रहा है। अब देखो, ये चीज़ कांस्टेंट है, यानी एसी करंट जब चेंज होता है तो उसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो कांस्टेंट होता है, एम्पलीट्यूड ये कांस्टेंट है, तो इसका स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा, ये मीन के बाहर आ जाएगा। ध्यान देना, थोड़ा चीज़ों को ध्यान से देखना। आई एम का स्क्वायर जो है ये मीन से बाहर आ जाएगा, यानी एवरेज निकालने वाले प्रोसेस से बाहर आ जाएगा। यहाँ पे खाली साइन स्क्वायर ओमेगा टी होगा, स्क्वायर भी है रूट। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देना, आई एम का स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, खाली आई एम बच जाएगा ना जी। रूट के अंडर में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मीन। हम क्या करते हैं, हम अलग इसको इक्वेशन 1 लिख रहे हैं। ठीक है, ध्यान देना, ये क्या निकाल रहे हैं हम लोग, आई आर एम एस निकाल रहे हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 लिख रहे हैं। हम अब क्या कर रहे हैं, अलग से साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मीन निकाल दे रहे हैं। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मीन अलग से निकाल दे रहे हैं और इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। अच्छा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। क्या बायोलॉजी वाला लोग दिमाग में है? नहीं ना, तो एक फॉर्मूला का लिस्ट हम पहले भी बता चुके हैं, ध्यान देना। एक फॉर्मूला cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस, यही फॉर्मूला से निकला है वो चीज़। ठीक है, ये cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना जी। तो इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले आओ, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। वही चीज़ तो किए हैं, थीटा के जगह ओमेगा टी है। ठीक है ना। अब देखो क्या करते हैं, हमको इसका मीन चाहिए ना, तो जो कांस्टेंट होता है उसको मीन के बाहर निकालते हैं, यानी 1/2 को बाहर निकाल दे रहे हैं। ठीक है, ये जो 1/2 है ये बाहर निकल गया, तो कुछ इस तरह से 1/2 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। बहुत ध्यान से देखना। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसा डेरिवेशन में मार्क्स रहेगा वैसे तुमको सिचुएशन को परफॉर्म करना है या कैलकुलेशन करना है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, कॉस 2 ओमेगा टी का मीन निकालना पड़ेगा। 1 का मीन नहीं निकालेंगे क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या एवरेज करेंगे, 5 का एवरेज क्या होगा, है ना। तो हमको किसका एवरेज, इसका एवरेज करना है, cos 2 ओमेगा टी का एवरेज करना है। ठीक है,
एक छोटा सा बात बता रहे हैं, कोई भी साइन या कॉस फंक्शन अगर ऐसा रहे, समझो कुछ भी, जैसे साइन एनीथिंग या कॉस कुछ भी, तो उसका एवरेज 0 होता है। ठीक है, हम कैलकुलेट करके दिखा देंगे मैथमेटिकली, लेकिन हम थोड़ा सा ग्राफिकली इस बात को समझा रहे हैं। जनरली ये वाला डेरिवेशन कम मार्क्स का रहता है, तो हम सीधे लिख सकते हैं cos 2 ओमेगा टी का एवरेज 0, सीधे लिख सकते हैं। हम अभी अलग से करके भी दिखा देंगे कि कैसे cos 2 ओमेगा टी का 0 होता है, नोट्स में भी है किया हुआ। थोड़ा ध्यान से समझना जी बात को, हम दिखा रहे हैं। अगर तुम साइन या कॉस फंक्शन का ग्राफ देखो, तो साइन का फिलहाल हम दिखाते हैं, ग्राफ कुछ ऐसा होता है। एवरेज का मतलब क्या होता है? सभी वैल्यू का सम बाय टोटल। एवरेज का तो यही मतलब होता है ना। सपोज करो हम साइन का कोई भी वैल्यू लिए, जैसे साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, मान लो हम ये वाला वैल्यू ले लिए 1, तो साइन का एक और वैल्यू -1 तो है मौजूद। मान लो साइन का हम कोई भी यहाँ का वैल्यू ले लिए 0.5, तो एक वैल्यू -0.5 भी तो है। मतलब हम ग्राफ से कोई भी वैल्यू उठा लेंगे ना, उसका एक नेगेटिव वैल्यू भी होगा वहाँ पे। तो जब हम ऐड करेंगे तो नेट 0 हो जाएगा। मान लो अगर हम 1 लिखें तो 1 के साथ हमको -1 को भी तो ऐड करना होगा, क्योंकि सभी वैल्यूज को ना ऐड करना होगा जी एवरेज निकालने के लिए। प्लस 0.5 को ऐड किए तो प्लस 0.5 माइनस 0.5 भी तो करना पड़ेगा, सभी वैल्यू ऐड हो रहा है तो जब हम साइन फंक्शन या कॉस फंक्शन को उसके टाइम पीरियड तक का एवरेज निकालते हैं, यानी एक पूरा साइकिल तक का एवरेज निकालते हैं, तो 0 आता है। बात समझ में आ गया? तो हम सीधा इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, और ये तो हम ग्राफिकली दिखाएं कि कैसे 0 होता है, मैथमेटिकली भी दिखा सकते हैं कि cos 2 ओमेगा टी का एवरेज 0 होगा। यहाँ से हम क्या करते हैं, ध्यान देना, ये 1/2 हो गया, इसका एवरेज 0 हो गया, तो यहाँ खाली 1 बच गया। तो इस तरह से देखा जाए तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज 1/2 हो गया खाली। कोई दिक्कत है इसमें? इसको इक्वेशन 1 बोल रहे हैं, सॉरी 2 बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखना हम cos 2 ओमेगा टी का एवरेज हम अलग से फिर से दिखा देंगे, है ना, मैथमेटिकली निकाल के दिखा देंगे। अब इसका वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो अच्छा IRMS क्या हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखना। IRMS क्या होगा जी, ये IM और रूट अंडर 1/2 है ना, तो IM/√2 लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या लिख देते हैं, देखना, इसको हम लिख देते हैं कि IRMS जो होगा वो IM/√2 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, या तो डेरिवेशन आ जाएगा या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। बात समझ में आया क्या हुआ है ना? अच्छा, यहाँ पे फॉर्मूला क्या आया हम लोग का, इसको याद रखेगा आनंद। फॉर्मूला क्या आया जी कि IRMS जो है वो है IM/√2, ये आ रहा है। यहाँ से IM का भी वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं, IM = √2 × IRMS। ये दोनों ही फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेरिवेशन क्लियर है? अच्छा, अब एक छोटा सा बात हम ये अलग से करके दिखा देते हैं कि cos 2 ओमेगा टी का एवरेज 0 कैसे हो रहा है, मैथमेटिकली दिखा देते हैं। देखो, एवरेज निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको सभी चीज़ों को ऐड करना पड़ता है। जो कंटिन्यूअस चीज़ है, जैसे अगर डिस्क्रिट वैल्यू है, मान लो हमको 1 से 5 तक के नंबर का एवरेज निकालना है, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करते हैं, बाय 5 करते हैं। लेकिन अगर कोई कंटिन्यूअस चीज़ है, लगातार आने वाला चीज़ है, तो उसको तुम ऐड कैसे करोगे? उसके एडिशन को इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो हमको करना क्या पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और कहाँ तक एवरेज कर रहे हैं, एक टाइम पीरियड तक एवरेज कर रहे हैं, तो टाइम पीरियड से डिवाइड करना पड़ता है। किसी भी फंक्शन का एवरेज ऐसे निकाला जाता है, 0 से लेके कैपिटल T तक हम टाइम पीरियड तक एवरेज कर रहे हैं। ठीक है,
मतलब हम यहाँ तक एवरेज करें किसी का, मान लो कॉस का कर रहे हैं या साइन का भी करें तो एक साइकिल तक, कॉस का कर रहे हैं तो एक साइकिल तक कर रहे हैं, ठीक है, एक साइकिल तक कर रहे हैं जहाँ तक हो, ठीक है, एक साइकिल तक कर रहे हैं कॉस का, ठीक है, मतलब एक टाइम पीरियड तक कर रहे हैं, ठीक है, जिसका भी करें। अब देखो थोड़ा हम क्या करते हैं, 1/t यहाँ पे लिख देंगे, cos 2 ओमेगा, कोई नहीं बोलेगा, बोलो जी दिव्यांशु, cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन बताओ। cos का साइन, हम जो पूछ रहे सो बताओ, cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन। साइन 2 ओमेगा और प्लस +c। अच्छा बताओ, चलो cos 2x का बताओ इंटीग्रेशन, सृष्टि। sin 2/10, थोड़ा जोर से बोलो। sin 2, यस, बोलो भाई। sin 2, अरे बाप रे, तुम लोग क्या कर रही है? यश, इंटीग्रेशन पढ़ा है ना जी? तुम लोग से नहीं पूछेंगे, हम बता दे रहे हैं, चिंता मत करो, इसलिए मैथ्स वाला बच्चे लोग से पूछ रहे हैं। हाँ? देखो इधर, देखो इधर, देखो ध्यान देना, अगर कोई भी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं साइन कॉस का, और अंदर में यहाँ पे लीनियर फंक्शन है, लीनियर मतलब क्या, जो वेरिएबल उसका पावर 1 है, तो साइन cos 2x का साइन 2x, और यहाँ पे x के पहले जो कांस्टेंट है उसको डिवाइड करना पड़ता है। समझ लो जी, बायोलॉजी वाला बच्चा लोग भी समझ लेना है ना, जरूरत पड़ेगा। क्या किए, cos 2x का तो sin 2x होगा, लेकिन x के पहले जो नंबर उसको, अगर मान लो इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ता तो cos 2x का माइनस sin 2x लिखते हैं और 2 को इंटू करते हैं ना जी, इंटीग्रेशन में 2 डिवीजन में आ जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम अगर इसका, बस हो गया, ठीक है। अब देखो cos 2 ओमेगा t का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो sin 2 ओमेगा t, यहाँ वेरिएबल है t, t के पहले जो कांस्टेंट है वो सारा बाहर आ जाएगा, मतलब नीचे डिवीजन में आ जाएगा, और ये मेरा 0 से t तक रहेगा। इस कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं जी, 1/2 ओमेगा t, और यहाँ अगर हम लिमिट रख दें तो sin 2 ओमेगा कैपिटल T होगा ना, ठीक है। अच्छा, अब मुस्कान बताएगी ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है। कनक, 2 पाई न्यू होता है, लेकिन 2 पाई टी भी बोल सकते हैं। 2 पाई बाय टाइम पीरियड, 1 बाय टाइम पीरियड न्यू बनता है, तो हम इसको लिख सकते हैं जी, देखो 1/2 ओमेगा कैपिटल टी है, और साइन 2 ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी, और यहाँ पे टी है, टी कट जाएगा, 1/2 ओमेगा टी इंटू ये साइन 4 पाई होगा। बोलो साइन 4 पाई का वैल्यू मारेंगे ना, 0 होगा, और क्या, -15 भी हो सकता है। बार बार बोलते हैं, सभी बच्चा याद रखेगा, साइन n पाई का वैल्यू
जीरो होता है, तो साइन 4 पाई जीरो, तो ये पूरा जीरो हो गया ना जी। यानी cos 2 ओमेगा टी का एवरेज अगर किया जाए उसके टाइम पीरियड तक पूरा, तो वो जीरो हो जाता है। ये मैथमेटिकली दिखाए हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा मार्क्स 3 नंबर का रहे तो इस प्रोसेस से दिखाना, 2 नंबर का रहे डायरेक्ट जीरो पुट कर देना, ठीक है। चलो बात समझ में आ गया, ठीक है। फॉर्मूला क्या हम लोग को याद रखना है कि आई आर एम एस जो होता है, देखना एनसीईआरटी में आई आर एम एस को खाली कैपिटल आई से डिनोट करता है। तो आई आर एम एस क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट बाय √2, आई एम एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट, और आई एम का वैल्यू क्या होता है √2 इंटू आई आर एम एस। ये दो बात हम लोग यहाँ पे देख लिए। छोटा छोटा ऐसे क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसलिए परेशान होने का जरूरत नहीं है, ठीक है। एकदम डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आएगा कि एक एसी करंट है जिसका मैक्सिमम वैल्यू इतना है, आई आर एम एस फाइंड करो, या आई आर एम एस इतना है तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट क्या है फाइंड करो, या करंट का एम्पलीट्यूड क्या है फाइंड करो। ये आई एम क्या है समझना, एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट, एसी करंट है ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे नोट्स में नहीं है बट हम कराते हैं, फिर हम दे देंगे अभी, है ना। ये याद रहेगा सबको दिव्यांशु, ठीक। अच्छा देखो, जिस तरह से हम एसी करंट का आरएमएस वैल्यू फाइंड किए ना, कि एसी करंट का जो आरएमएस वैल्यू होता है वो आई मैक्सिमम बाय √2 होता है, इसी तरह से एसी वोल्टेज जो होता है उसका भी आरएमएस जो होता है वो वी मैक्सिमम बाय √2 होता है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। तो ये बाय √2 कुछ ऐसे होता है। तो एक हम लोग के घर में जो वोल्टेज आता है ना जी, 220 वोल्ट का वोल्टेज रहता है। हम लोग देखते हैं गली में जो आता है 440 वोल्ट का आता है, हम लोग के घर में जो आता है 220 वोल्ट का आता है। तो वो जो 220 वोल्ट होता है ना, वो जो एसी करंट हम लोग के घर में आता है उसका आरएमएस वैल्यू होता है, क्योंकि वो तो असल में वेरी कर रहा होता है ना। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, कभी तुम लोग देखना एसी करंट, कई लोगों के दिमाग में ये बात आता है कि हम लोग के घर में जो एसी करंट आता है उसका वैल्यू तो समय के साथ बदलता रहता है, तो हम लोग के घर का बल्ब भुक भाग काहे नहीं करता है। यस, भुक भाग हमेशा नहीं करता, वोल्टेज अप डाउन करता है तब दिखता है। एक्चुअली में होता ये है कि कभी अपना फ़ोन का कैमरा का स्लो मोशन से बल्ब को कभी देखो, देखना तुमको भुक भाग करता हुआ दिखेगा स्लो मोशन कैमरा से। एक्चुअली हम लोग को दिखता इसीलिए नहीं है क्योंकि देखो सबका एवरेज आउट हो जाता है, एवरेज आउट हो जाता है। मान लो हम अगर किसी भी पंखा को देख रहे हो, पंखा में क्या होता है, तीन उसका ये होता है ना जी, 3 पत्ता होता है पंखा में। जब पंखा बंद रहता है तो तीनों पत्ता हमको क्लियरली दिखता है और गैप भी हमको प्रॉपरली दिखता है। लेकिन जब पंखा बहुत स्पीड से चलने लगता है, बहुत स्पीड से चल रहा होता है, बहुत स्पीड से अपना जगह को बदल रहा होता है, तो क्या हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कहाँ पे वो पत्ता और कहाँ पे जगह खाली? सब तो हमको एवरेज आउट दिखता है, एक एवरेज कलर दिखता है हर जगह पे। उसी तरह से एसी करंट ना अपना वैल्यू बहुत स्पीडली बदलता है। हम लोग के घर में जो एसी करंट आता है, देखो क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान देना जो हम बता रहे हैं। हम लोग के घर में जो एसी करंट आता है ना, या एसी वोल्टेज जो आता है, उसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मतलब एक रोटेशन करने, मतलब 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब 1 सेकेंड में 50 बार रोटेट कर जाता है। यानी एक तरह से देखो तो वो 1 सेकेंड में 100 बार अपना डायरेक्शन बदलता है। 1 सेकेंड में 100 बार डायरेक्शन बदल रहा है, वैल्यू तो न जाने कितनी बार बदल रहा है ना। तो समझो इतना स्पीड से वो अपना डायरेक्शन बदल रहा है, अपना वैल्यू बदल रहा है, तो हमको उसका एक एवरेज आउट चीज़ दिखता है। तो उसका जो हमको एवरेज आउट इफेक्ट दिखता है ना, उसी को हम आरएमएस वैल्यू कहते हैं। बात आ गया समझ में? ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। देखना, हम लोग को एसी सर्किट में, या ये जो हम लोग का चैप्टर है ना, एसी करंट जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग को कुछ स्पेशल एसी सर्किट्स के बारे में पढ़ना है ना। एसी सर्किट के बारे में पढ़ना, क्योंकि एक्चुअली में हम लोग अपने घर में जो सर्किट यूज़ करते हैं एसी सर्किट ही तो होता है। हम लोग जो अपने घर में सर्किट यूज़ करते हैं ना, उसमें रजिस्टर लगा हुआ होता है, अगर पंखा लगा हुआ तो कैपेसिटर भी लगा हुआ रहता है, अगर सपोज करो हम लोग हीटर यूज़ कर रहे हैं या इंडक्शन चूल्हा यूज़ कर रहे हैं तो उसमें इंडक्टर लगा हुआ रहता है ना। तो हम लोग एक जो अपने घर में कॉमन एसी सर्किट यूज़ कर रहे हैं उनमें से कुछ कुछ स्पेशल सर्किट के बारे में हमको पढ़ना है, यानी रेजिस्टिव सर्किट के बारे में पढ़ना है। स्पेशली 4 सर्किट के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ध्यान देना, ठीक है। एक हमको प्योर रेजिस्टिव सर्किट पढ़ना है, यानी एक ऐसा सर्किट जिसमें केवल रेजिस्टर लगा हुआ है और उसमें हम एसी वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं। फिर हमको पढ़ना है सेकंड नंबर में प्योर इंडक्टिव सर्किट, यानी एक ऐसा सर्किट जिसमें एक इंडक्टर लगा हुआ है। इंडक्टर किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन याद करो, ठीक है। देखो समझना, हम लोग एक सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला फाइंड किए थे ना जी, जिसको कि हम लोग L से डिनोट करते हैं। जब एक सोलेनॉइड में सेल्फ इंडक्शन होता है ना, तो उसको हम सोलेनॉइड नहीं कहते हैं, इंडक्टर कहते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा सर्किट के बारे में पढ़ेंगे जिसमें केवल इंडक्टर लगा हुआ रहेगा। एक ऐसा सर्किट के बारे में पढ़ेंगे जिसमें खाली एगो कैपेसिटर लगा हुआ रहेगा, और फिर एक ऐसा सर्किट के बारे में पढ़ेंगे जिसमें तीनों लगा हुआ रहेगा, और वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, हम तो बोलते ही हैं इस चैप्टर से वही आता है। तो देखो हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहला जो सर्किट हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्योर रेजिस्टिव सर्किट, है ना। एक्चुअली हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो टॉपिक है वो डिफरेंट एसी सर्किट्स है, जिसमें पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। बहुत ध्यान से सुनेगा सब लोग बात को, ठीक है। देखो ये एक ऐसा चैप्टर है ना जिसमें अगर तुम आज का टॉपिक नहीं समझे तो कल का टॉपिक एकदम नहीं समझ में आएगा। सुनने नहीं है, अब क्या बोले हम, बताओ मुस्कान, अभी क्या बोले, क्या बोले से पहले क्या बोले? हाँ, हम ये बोलें कि एक ऐसा चैप्टर है जिसमें अगर आप भी जो पढ़ाया जा रहा है या आज जो पढ़ाया जा रहा है इसको नहीं समझे तो कल का टॉपिक नहीं समझ में आएगा, कल वाला नहीं समझे तो परसों का नहीं समझ में आएगा, है ना। देखो ये जो प्योर रेजिस्टिव सर्किट है इससे बड़ा क्वेश्चन आने का चांस नहीं है। बड़ा क्वेश्चन आता है LCR सर्किट से, जिसमें रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस सब लगा हुआ रहता है, उसी से क्वेश्चन आता है बड़ा क्वेश्चन। लेकिन जब तक इसको नहीं समझेंगे वो समझे में नहीं आएगा, है ना। तो देखो प्योर रेजिस्टिव सर्किट क्या है जी, बहुत ध्यान से देखना समझना। एक सर्किट है जिसमें एक रेजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है, और इस सर्किट में या इस सर्किट को हम एक AC सोर्स से कनेक्ट कर दिए हैं। मतलब इसका जो दोनों वायर है ना ऐसे ले जाके कहीं सॉकेट में खोस दिए, सपोज करो बैटरी नहीं लगाएं, कोई सॉकेट में खोस दिए, है ना। तो AC सोर्स को इस सिंबल से डिनोट किया जाता है, वेव की तरह। वो कवर वाला तार है यार, करंट कैसे, चप्पल पहन के खोसेंगे कि। और ये जो रेजिस्टर है, रेजिस्टर का वैल्यू R है ना। जो AC वोल्टेज हम दे रहे हैं उस वोल्टेज को हम ऐसे लिख रहे हैं, ध्यान देना, V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा t, ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से एक एक बात को देखो, ध्यान नहीं दोगे तो चैप्टर भारी लगेगा, है ना, और ध्यान दोगे तो चैप्टर बढ़िया से सब क्लियरली समझ में आएगा। तो जो वोल्टेज है सारा छोटा स्मॉल v लिखा हुआ है, जो वोल्टेज दे रहे हैं वो VM साइन ओमेगा, हम नोट्स नहीं दिए, नहीं मिलेगा, अभी दे देंगे, है ना। तो ये चीज़ क्लियर है, ये वोल्टेज हम सप्लाई कर रहे हैं। अब हमको एक बात पता है
कि देखो हम हर सर्किट में जो काम करेंगे, देखना ये सर्किट है, सर्किट में वोल्टेज दिया जा रहा है, हर सर्किट में हम करंट फाइंड करने का कोशिश करेंगे। वोल्टेज पता रहता है, हम करंट फाइंड करने का कोशिश करेंगे। हमको पता है, ये ध्यान देना, ये एसी वोल्टेज का इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। ये किसी भी इंस्टेंट में कौन सा वैल्यू है उसका ये फॉर्मूला है ना। तो हम क्या करेंगे, जो इंस्टेंटेनियस करंट होगा जी, हमको पता है वो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस होगा, ये बात तो हमको पता है ना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं I इज इक्वल टू, यहाँ V का वैल्यू रख देते हैं, Vm साइन ओमेगा टी बाय R। R तो कांस्टेंट है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं I इज इक्वल टू Vm बाय R साइन ओमेगा टी, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखो ये वाला जो चीज़ है ना, यानी Vm बाय R, Vm मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज बाय R मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट हो जाएगा। तो I का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी। ये देखो ये करंट का, इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, वोल्टेज को भी ध्यान से देखना, ये वोल्टेज था। ठीक है, देखो जब किसी भी चीज़ का फॉर्मूला, ये इस टाइप का फॉर्मूला हम लोग SHM और वेव में पढ़े थे। ठीक है, तो जो करंट का वैल्यू है किसी भी समय में, वो इस फॉर्मूला से फाइंड किया जाता है। और यहाँ पे ये वाला जो चीज़ है ना ओमेगा टी, इसको हम कहते हैं फेज। ठीक है, ओमेगा टी को हम कहते हैं फेज। नहीं दिख रहा है क्या, चमक उमक रहा है? तो ओमेगा टी को हम क्या कहते हैं जी, फेज। अब बहुत ध्यान से सुनो, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जरा वोल्टेज का फॉर्मूला और करंट का फॉर्मूला देखो, दोनों का फेज सेम है, दोनों में साइन के बाद ओमेगा टी ही है, तो दोनों का फेज सेम है। हम बोलते हैं कि एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट सेम फेज में होता है, दोनों का फेज सेम होता है। इसका मतलब क्या है, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है वो समझो। इसका फिजिकल मीनिंग क्या है कि दोनों साथ साथ रहता है या दोनों साथ साथ चलता है। यानी कि जिस समय में वोल्टेज का वैल्यू जीरो, उस समय करंट का भी वैल्यू जीरो। जिस समय वोल्टेज का वैल्यू मैक्सिमम, उस टाइम करंट का भी वैल्यू मैक्सिमम। जिस टाइम वोल्टेज का वैल्यू मिनिमम, उस टाइम करंट का भी वैल्यू मिनिमम, क्योंकि दोनों सेम फेज में है जी, दोनों साथ साथ चल रहा है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो अगर हम इन दोनों को ग्राफिकली बनाएं, इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ करें, तो इन दोनों का ग्राफ क्या होता है, कुछ इस तरह से होता है, ध्यान देना। जो वोल्टेज का ग्राफ है वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, करंट का वैल्यू वोल्टेज से थोड़ा कम होगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान दो, इन चीज़ों को समझो, है ना। इसमें वेव SHM का हल्का हल्का कॉन्सेप्ट घुस जाता है ना, इसलिए इन बातों को समझना। करंट का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो यहाँ वाला वैल्यू होगा, ये होगा करंट का मैक्सिमम वैल्यू ये वोल्टेज का हम बना रहे हैं ना, तो ये वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू होगा। ये वाला कर्व वोल्टेज का है। वोल्टेज का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा करंट का मैक्सिमम वैल्यू से थोड़ा कम होगा ना, क्योंकि करंट का मैक्सिमम वैल्यू कैसे आया, वोल्टेज के मैक्सिमम वैल्यू को रेजिस्टेंस से डिवाइड करके आया, कुछ तो कम होगा। तो अगर हम करंट का ग्राफ बनाएंगे ना, तो करंट का ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। कुछ इस तरह से बनेगा। अब देखो तो जहां पे वोल्टेज जीरो, करंट भी जीरो, जिस पॉइंट पे वोल्टेज मैक्सिमम गया उसी पॉइंट पे करंट भी मैक्सिमम चला गया। जिस पॉइंट पे वोल्टेज मिनिमम पे आया उसी पॉइंट पे करंट भी मिनिमम पे है। इसी बात को हम कहते हैं कि वोल्टेज और करंट सेम फेज में है, यानी साथ साथ चल रहा है। ऐसा हर जगह नहीं होता है,
यानी अगर हम प्योर रेजिस्टिव सर्किट की जगह दूसरा सर्किट देख लेंगे, इसके बाद जितना भी सर्किट पढ़ेंगे उस सर्किट में हम लोग देखेंगे प्योर कैपेसिटिव सर्किट पढ़ेंगे, प्योर इंडक्टिव सर्किट देखेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि वोल्टेज और करंट साथ साथ नहीं चलता है। अगर वोल्टेज किसी जगह पे मैक्सिमम है ना, तो करंट इस जगह पे मैक्सिमम नहीं होगा, करंट कहीं और मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो हमको सभी सर्किट का जो कुछ कुछ खास बात है, वो कुछ कुछ खास बात हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। तो इसमें क्या हम देखें कि करंट और वोल्टेज सेम फेज में होता है। इसको हम इस ग्राफ के हेल्प से दिखा दिए इस चीज को, है ना। एक और फोटो होता है, उस फोटो के मदद से इस बात को बताया जाता है। कौन सा बात? कि वोल्टेज और करंट एक फेज में होता है, या इस सर्किट के कुछ इंफॉर्मेशंस को दिखाया जाता है एक और फोटो के हेल्प से। उस फोटो को हम कहते हैं फेजर डायग्राम। इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान देना, फेजर का मतलब होता है रोटेटिंग वेक्टर्स, ऐसा वेक्टर जो रोटेट करे। हम क्या करते हैं, बहुत ध्यान से देखना जी, ऐसे एक्सेस बनाते हैं, ठीक है। हम वोल्टेज को जो है एक वेक्टर के हेल्प से दिखा देते हैं, ये वोल्टेज है, ठीक है, और करंट को भी एक वेक्टर के हेल्प से दिखा देते हैं, है ना। सिंस करंट और वोल्टेज एक फेज में है, इसीलिए करंट को भी हम इसी के ऊपर ओवरलैप्ड दिखाते हैं, इसी के ऊपर ओवरलैप्ड दिखाते हैं, ऐसे करंट को दिखा दिए, क्योंकि करंट और वोल्टेज सेम फेज में है। अगर करंट और वोल्टेज सेम फेज में नहीं रहता तो ये दोनों अलग अलग हो जाता। किसी भी समय में ये जो एंगल बनाएगा वो ओमेगा टी होगा, है ना। जिस समय वोल्टेज, देखो दोनों सेम फेज में, अगर दोनों का फेज अलग हो जाता, जैसे सपोज करो अगर करंट यहाँ पे होता जी और वोल्टेज यहाँ पे होता, तो दोनों का एंगल चेंज होता ना, अलग अलग एंगल होता ना, इसका एंगल अलग होता, इसका एंगल अलग होता, तो फेज अलग हो जाता ना। बात समझ में आ रहा है कैसे हम लोग चीज़ों को रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंस दोनों सेम फेज में है, इसलिए दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप करेगा। सेम इंफॉर्मेशन को ऐसे भी दिखा सकते हैं, वैसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात, फेजर का मतलब समझो, फेजर का मतलब रोटेटिंग वेक्टर। जैसे जैसे समय बीतता है, समझना बात को, जो इन्फॉर्मेशन ये दिखा रहा है एग्जैक्टली वो इन्फॉर्मेशन ये डायग्राम भी दिखाता है। हम समझाएंगे डिटेल से, ठीक है। देखो ध्यान देना कि जैसे जैसे समय बीत रहा है, करंट और वोल्टेज का वैल्यू वेरी कर रहा है। जब टाइम जीरो है उस टाइम करंट वोल्टेज का वैल्यू जीरो है, जब टाइम जीरो होगा तो ये एंगल जीरो होगा ना जी, ये दोनों यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। देखो कैसे, जिस तरह से इस ग्राफ में हम आगे बढ़ रहे हैं ना, ये वेक्टर यहाँ से ऐसे रोटेट करते जाएगा, रोटेट करते जाएगा, रोटेट करते जाएगा। यानी जो इन्फॉर्मेशन ये ग्राफ दिखा रहा है वो इन्फॉर्मेशन ये फिगर भी दिखा रहा है, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को दिखाने के लिए इस फिगर में जो वेक्टर्स हैं उनको रोटेट करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा। तो सेम इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए यहाँ पे हम रोटेटिंग वेक्टर्स का यूज कर रहे हैं। रोटेटिंग वेक्टर्स को फेजर कहते हैं, इसीलिए इस डायग्राम को फेजर डायग्राम कहते हैं। क्लियर है बात? तो देखो जब टाइम जीरो तो करंट जीरो, वोल्टेज जीरो। ये जो है एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान देना, ये जो वोल्टेज यहाँ पे जो हम वेक्टर बनाते हैं ना, वेक्टर का जो लेंथ होता है वो उसके मैक्सिमम वैल्यू के बराबर हम लोग दिखाते हैं। यानी ये जो इसका लेंथ है ना वो वोल्टेज के मैक्सिमम वैल्यू के बराबर है, और ये जो इसका लेंथ है वो करंट के मैक्सिमम वैल्यू के बराबर है, ठीक है। अब समझो बात, अगर हम किसी भी समय में वोल्टेज जानना चाहेंगे, थोड़ा ध्यान देना, तो इधर हम लोग वोल्टेज या करंट को मेज़र कर रहे हैं और इधर टाइम मेज़र हो रहा है, ठीक है, या थीटा मेज़र हो रहा है, दोनों सेम चीज़, मान एग्जैक्टली सेम नहीं, हम समझा देंगे आगे के ग्राफ में समझ में आएगा। तो देखो किसी भी समय में अगर यहाँ पे एंगल ओमेगा टी है तो उस टाइम थोड़ा ध्यान देना, ये वाला जो वैल्यू होगा, बहुत ध्यान से, बार बार बोले, बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। सपोज करो ये कोई वेक्टर है जी, यहाँ पे एंगल ओमेगा टी बन रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक के लेंथ का वैल्यू क्या होगा, ये लेंथ का वैल्यू क्या होगा, इस वेक्टर का वैल्यू vm है, तो यहाँ से यहाँ के लेंथ का वैल्यू vm साइन ओमेगा टी होगा कि नहीं होगा। तो
किसी भी इंस्टेंट में अगर यहाँ पे कोई एंगल बन रहा है तो उस एंगल पे v का वैल्यू देखो कैसे हम लोग फाइंड कर लिए। मान लो ये वेक्टर किसी भी समय, जैसे मान लो किसी टाइम में ये वोल्टेज यहाँ पे रहता, किसी टाइम में ये वोल्टेज यहाँ पे रहता, वो टाइम सपोज करो t1 रहता, यहाँ पे एंगल ओमेगा t1 है। इस समय वोल्टेज का वैल्यू हमको कहाँ से मिल जाता, यहाँ से। तो इसका जो वैल्यू होता वो Vm साइन ओमेगा t1 हो जाता। मतलब किसी भी समय में अगर हमको वोल्टेज या करंट फाइंड, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ना, ये वेक्टर ऐसे रोटेट कर रहा है, क्योंकि टाइम बढ़ रहा है तो ओमेगा टी बढ़ेगा। टाइम 2 सेकेंड है सपोज करो तो ओमेगा टी 2 ओमेगा होगा। टाइम 10 सेकेंड है तो ओमेगा टी 10 ओमेगा हो जाएगा, तो एंगल में बढ़ेगा ना जी। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है ऐसे ऐसे करंट का वैल्यूज ऐसे ऐसे दिखा रहा है। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? इंपॉर्टेंट बात देखो, जब ये सभी वेक्टर यहाँ पे था, टाइम 0 था, वोल्टेज का वैल्यू 0, करंट का वैल्यू 0। टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है, देखो समझना, टाइम बढ़ रहा है तो वोल्टेज का वैल्यू यहाँ से ऐसे ऐसे जा रहा है। ये दो वैल्यू से पता चल गया होगा तुम लोग को। अगर टाइम और छोटा रहता, ये और नीचे रहता, वोल्टेज का वैल्यू यहाँ पे कहीं पे आता। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वोल्टेज का वैल्यू देखो पॉजिटिव में बढ़ रहा है। जब ये यहाँ पे आ जाएगा तो वोल्टेज का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा। अब इम्पॉर्टेंट बात थोड़ा दिखाते हैं, देखना है ना। अब जैसे इसको मिटा रहे हैं, जैसे ये इधर आ गया, ठीक है, तो वोल्टेज का वैल्यू फिर क्या हो जाएगा, ये। फिर ऐसे आ गया, वोल्टेज का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो गया, वोल्टेज का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये। यानी ये फिर से नीचे आना चालू हो गया, है ना। तो वैल्यू रिपीट हो रहा है ना, देखो यहां से यहां तक का दिखाया, फिर टाइम बढ़ रहा है, ये नीचे आना चालू हो गया। फिर जैसे ये यहाँ पे आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। फिर ये नीचे आया तो वोल्टेज का वैल्यू नेगेटिव, ये जैसे फिर ऐसे आया, नेगेटिव में वोल्टेज का वैल्यू बढ़ रहा है। फिर यहाँ पे आया, वोल्टेज का वैल्यू 0। फिर यहाँ पे आया, वोल्टेज का वैल्यू फिर से यही। फिर यहाँ पे आया, वोल्टेज का वैल्यू फिर से यही। यानी ये वेक्टर रोटेट हो रहा है तो सेम ग्राफ प्लॉट हो रहा है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो इससे क्या पता चलता है, देखो इतना डिटेल तुमसे नहीं पूछने जाएगा, हम डिटेल समझा दे रहे हैं बस, और क्या। इतना डिटेल नहीं कहीं तुमको पढ़ाया गया कि किस तरह से दोनों फोटो जो है या दोनों फिगर एक ही इंफॉर्मेशन को दिखाता है। क्या डकार आ रहा है? ठीक है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ठीक। तो एक बात खाली याद रखना, ये जो फेजर डायग्राम है ना, फेजर डायग्राम का यूज़ आगे चल के बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आया बात समझ में?